नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए तमाम खबरों को देखते हैं बारीकी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। पीएमओ की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम 6वां संबोधन होगा। तो शाम 4 बजे जो है प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने आएंगे और प्रधानमंत्री खुद जब आते हैं तो कई बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो उस लिहाज से हमें देख रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई कोरोना के प्रति लड़ी जा रही है। पड़ोसी जो मुल्क हैं वो अलग से परेशान कर रहे हैं। तो और क्या रोड मैप हो सकता है भविष्य में, वो भी बता सकते हैं। कोरोना की लड़ाई में और किस तरह से आगे बढ़ना है वो भी बात हो सकती है। नेपाल को लेकर हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट, या जैसे हम चाइना को लेकर इन दिनों तनाव देख रहे हैं। और स्पेशली कोरोना तो सेंटर में है ही, या पेट्रोल डीजल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फिलहाल जो है ये कोरोना को लेकर खास तौर से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर हम इस 4 बजे का जिक्र जिस तरह से कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो है प्रधानमंत्री कई बड़ी बातें जो हैं कहेंगे। तो ये हम आपको बाकायदा ग्राफिकली भी बता रहे हैं कि कब कब वो देश के सामने आए और उन्होंने कब कब क्या क्या कहा। और आज भी 4 बजे न्यूज़ 18 के साथ आप जुड़े रहिएगा। बुंदेलखंड के लोगों को पानी की किल्लत से निजात दिलाने के लिए आज सीएम योगी अपनी महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना का शुभारंभ करेंगे। इससे पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलों में एक आशा की किरण जगी है। 10,131 करोड़ की इस परियोजना का शुभारंभ सीएम झांसी से करेंगे, जिससे जालौन के लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं। बुंदेलखंड के बाकी इलाकों की तरह जालौन में भी गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है और अब यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि बुंदेलखंड की प्यास बुझेगी। तो बुंदेलखंड, अब ये माना जा रहा है कि इस योजना के बाद कम से कम बुंदेलखंड की परिभाषा बदल जाएगी। पानी, वहां की किल्लत, वहां की सूखी जमीनें और दरारों वाली जमीनें हमेशा से सेंटर में रही हैं और गर्मियां शुरू होते ही ज्यादा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत पानी की है। और इसी बात को गंभीरता से समझते हुए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजना का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जो सरकार लेकर आ रही है। और उसी के तहत बुंदेलखंड में हर घर में नल का जल पहुंचाने की कोशिश होगी। यहाँ पानी की बहुत ही भयंकर समस्या है। पूरे वार्ड में समथिंग 6 या 7 हैंडपंप लगे हैं, जिसमें 4 हैंडपंप खराब, 3 हैंडपंप सही है। समस्या है, हम लोग जब से नल में भरते हो, नल भी पानी नहीं देता है और बहुत परेशानी, 2 किलोमीटर दूर से पानी भरते। उधर केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें टिकटॉक समेत सरीखे ऐप शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है, इसी वजह से इन पर बैन लगाया जा रहा है। जिन ऐप्स को बैन किया गया है उसमें शेयरिट, यूसी ब्राउजर, हेलो और लाइकी पर भी बैन है। हालांकि सरकार के इस फैसले को गलवान वैली कांड से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बार बार चाइनीज ऐप को लेकर बातें हो रही थी और जिस तरह से हमें देख रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ था, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला। और आर्थिक चोट जिसकी बार बार बात होती है कि चीन को आर्थिक तरीके से भी जो है नुकसान पहुंचाना, तो उस लिहाज से भी इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने अनलॉक 2 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो प्रभावी हो जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। उसके बाद राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद ही इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक रहेगी। हालांकि वंदे भारत अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को छूट रहेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्यों को इससे छूट दी गई है।
और अनलॉक 2 क्या है, क्या खुलेगा क्या बंद, आपको बताते हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल बंद रहेगी। सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल पर बैन जारी रहेगा। भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी। स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू कर सकता है अगर उसे जरूरत महसूस होती है तो। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर आज सुनवाई होगी। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया। कोर्ट में दरअसल राज्य सरकार के जवाब में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 के खिलाफ है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा है कि मुख्यमंत्री समेत अन्यों को बोर्ड में रखना गलत है, जबकि सरकार और अधिकारियों का काम अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था की देखरेख करना है, न कि मंदिर चलाने का। कोर्ट में रखी दलील में स्वामी ने कहा है कि मंदिर चलाने का काम तीर्थ पुरोहितों और भक्तों का है। आज कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। सरकार और अन्य पक्षकार इस मामले में अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आगरा से आ रही है। 24 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फर्जी बीएड की डिग्री से ये नौकरी कर रहे थे। जांच में इनकी डिग्री फर्जी मिली है। धारा 420, 468, 471 के तहत इन पर केस दर्ज हुआ है। थाना शाहगंज में मामला दर्ज किया गया है। तो एक बार फिर से फर्जी शिक्षक स्कैम यहां पर सामने आ रहा है। इनकी डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं और मामले इन पर दर्ज हुए हैं थाना शाहगंज में। 24 फर्जी शिक्षकों का हम जिक्र कर रहे हैं। यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 22,685 के पार पहुंच गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 685 नए कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक कोरोना से 672 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। प्रदेश के आंकड़ों से आपको अपडेट करा रहे हैं। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई है। महिला और पुरुष की इलाज के दौरान मौत हुई है। जिले में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 84 हो गई है। तो कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों की संख्या 84 हो गई है बरेली में। बड़ी खबर, एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है। और अगर हम बरेली में ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो 84 लोग जो है जान गंवा चुके हैं। कोरोना के वैक्सीन का ट्रायल होगा। भारत की पहली वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली है। कोरोना की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की हम बात कर रहे हैं। जुलाई में शुरू होगा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिली है। मुख्तार अंसारी के गैंग पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इस बार वाराणसी में मुख्तार के गुर्गे पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसका नाम सलीम है। वाराणसी में इसकी कई प्रॉपर्टीज हैं। कैंट स्थित उसके एक बंगले में तालाब खुदा हुआ मिला, जिसमें प्रतिबंधित मछलियां पालकर उनका कारोबार किया जाता था। सलीम खुद मुख्तार के एक केस में जमानत दाता भी है और मुख्तार की पार्टी के बैनर तले वाराणसी से विधायकी चुनाव भी लड़ चुका है। इसके साथ शिवपुर के एक अन्य ठिकाने पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। सलीम मछली बाजार की वसूली भी किया करता था। पता चला कि प्रतिबंधित तरीके से इन्होंने छोटा सा तालाब बना के प्रतिबंधित मछलियों का पालन कर रहे हैं और वहाँ से वो बहुत ऊंचे दाम पे बेचते हैं। साथ ही जितने भी मछली मार्केट है वहाँ भी कुछ न कुछ % जो भी बेचता है उसके फिक्स रहता है इन लोगों का। ऐसे में सारे लोग मिले हैं, पकड़े गए हैं मौके पे। और अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। मेरठ में राह चलते कुछ लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी। मामला लिसाड़ी गेट इलाके का है, जहां आरोप है कि ई रिक्शा से साइड नहीं मिलने से नाराज दबंगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। ई रिक्शा ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल शादाब मेरठ के श्यामनगर का रहने वाला है, जो ई रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करता था। घायल ने बताया है कि बलेनो कार सवार युवकों ने गाड़ी के अंदर से उतरकर पहले तो बहस की, उसके बाद गोली मार दी।
साड़ी रोड पर ई रिक्शा और सफ़ेद बलिनो कार में आगे पीछे लेकर किसी बात का विवाद हो गया था, जिसमें ई रिक्शा चालक को गोली लग गई है। उसको तत्काल पीएस शर्मा में एडमिट करा दिया गया है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर है। साथ ही साथ कार के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पता करा रहे हैं और शीघ्र ही अनावरण करके अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। उधर बांदा में चौक बाजार अपने परिजन के साथ बाइक से जा रही महिला का एक युवक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बीच रास्ते मारपीट होने लगी। महिला ने पुलिस को छिड़खाने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में शामिल देखिए और लोग भी आपको नजर आ रहे हैं और छिड़खाने का आरोप है। मारपीट के बाद छिड़खाने का आरोपी जो है मौके से फरार हो गया। उधर जौनपुर में चकबंदी अधिकारियों और ग्रामीणों में झड़प हो गई है। मामला गौरा बादशाहपुर का है, जहां करेथू गांव में अधिकारी चकबंदी करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर चकबंदी का काम रुकवाया, जिसके बाद पुलिस की टीम पहुंची, समझाने की कोशिश करती है, सख्त होती है। हालांकि ग्रामीण भी लगातार नारेबाजी करते हुए रहे। काफी देर की मार मनोबल के बाद मामला शांत हुआ। पूरे गांव में फोर्स लगा करके जबरदस्ती चकबंदी कराई जा रही है। हम लोगों की कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है और पूरे क्षेत्र अधिकारी जो है आकर के जबरदस्ती चकबंदी को करवा रहे हैं। अब हम लोगों को लाठियों से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपनी बात कर रहे हैं तो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को किसान सहित, प्रधान सहित और मेंबर सहित साइन नहीं की जाएगी, बैठक नहीं की जाएगी, तब तक हम चकबंदी को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो सिग्नेचर हुआ है वो सरेसर गलत है। अगर मिलाना हो तो प्रधान की साइन को मिलवा लीजिए। तो लोगों की नाराजगी आप देख रहे थे। मथुरा की बात करेंगे। गोवर्धन इलाके से पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे। इसके अलावा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है, जो जिले में गाड़ियां चोरी करते थे। साथ ही दिल्ली से भी गाड़ी चोरी करके ये आरोपी मथुरा लाकर बेचते थे। फिलहाल पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है, जिससे कई और खुलासे होने की उम्मीद है। देहात की भोगनीपुर कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत मछली पकड़ने गए 2 मासूमों की यमुना में डूबकर मौत हो गई है। घटना उदयपुर गांव की है, जहां फैजान अपने भाई चांद बाबू के साथ यमुना में मछली पकड़ने गया था। इस दौरान दोनों का पैर फिसल गया और दोनों डूब गए। घंटों की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने दोनों के शवों को बरामद किया। खबर पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्र में उधर आगरा में लाखों टिड्डियों का दल यूनिवर्सिटी और पॉलीवाली पार्क सहित शहर में डेरा डाल रहा है। कृषि विभाग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शहर के पार्कों और यूनिवर्सिटीज के आसपास लगे पेड़ पौधों को लाखों टिड्डियों की अगर हम बात करें, रात भर में चढ़ कर गया। लाखों की तादाद में टिड्डियों की मौजूदगी के बावजूद रात में नहीं मारा गया। सुबह होते ही ताजनगरी का आसमान टिड्डियों के रंग में रंगा नजर आया। लाखों टिड्डियों ने पश्चिम दिशा में उड़ान भरी। आगरा यूनिवर्सिटी के पास पालीवाल पार्क से टिड्डियों की तबाही और उड़ान का लाइव जायजा हमारे सहयोगी हिमांशु ने लिया। आज के साथ आगरा में अंबेडकर यूनिवर्सिटी और पालीवाल पार्क के आसपास जो लाखों टिड्डियां डटी हुई थी रात भर, उनको कृषि विभाग नहीं मार सका है। और आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर लाइव देख रहे हैं कि इस तरह से देखिए टिड्डियों का दल अब पालीवाल पार्क से उड़ान भर चुका है। लाखों टिड्डियां उड़ करके अब अगले पड़ाव की ओर जा रही हैं। और साथ में हम दिखाना चाहेंगे पेड़, ये हरा पेड़ जो था इसका रंग देखिए, इसका रंग टिड्डियों के रंग में हो चुका है। यानी अभी भी लाखों टिड्डियां पार्क में मौजूद है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि टिड्डियों का दल ने अब उड़ान भर दी है। और ये आसमान में देखो लाखों टिड्डियां आसमान में, पूरे आसमान का रंग ही एक तरह से बदल गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर। और आप देखिए कि रात भर पालीवाल पार्क, सुभाष पार्क, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के आसपास जितने भी हरियाली थी उसको चट करने के बाद टिड्डियों ने आगरा से उड़ान भर दी है और बड़ी तादाद में पूरे आसमान का रंग ही बदल कर रख दिया इन टिड्डियों ने।
और इन टिड्डियों ने अब आगे उड़ान भरी है। तो अगला पड़ाव जहां भी होगा, चूंकि रात भर शाम के बाद टिड्डियां नहीं उड़ती हैं, तो शाम को जहां जाएंगी वहां ये टिड्डियां भारी नुकसान पहुंचाएंगी किसानों की फसलों में। और नाकामी सामने आई है आगरा के कृषि विभाग की, क्योंकि इन टिड्डियों को मारा जाना था लेकिन यहाँ कोई दल नहीं आया। उसी का नतीजा है कि टिड्डियां रात भर यहाँ डेरा डाले रहीं और अब उड़ान भर दी है आगे नुकसान पहुंचाने के लिए। निश्चित रूप से यहाँ नुकसान पहुंचा है और आगे भी किसानों को नुकसान होगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। पल भर में फसलों को बर्बाद कर देने वाले टिड्डी दल को लेकर कानपुर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन और किसानों के सहयोग से टिड्डी से निपटने के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। कानपुर जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राव तिवारी ने बताया है कि भारी संख्या में टिड्डी दल गंगा ट्रांस सिटी के पास देखा गया, जिससे निपटने के लिए कानपुर प्रशासन और उन्नाव प्रशासन सक्रिय हो गया है। ये टिड्डी दल शहर के अंदर प्रवेश न कर सके, इसके लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। कि कानपुर नगर के आसपास खासकर ट्रांसगंगा सिटी के क्षेत्र में टिड्डी दल देखे गए हैं और उनसे निपटने के लिए वहां उन्नाव जनपद की टीम और उसके साथ ही कानपुर नगर की टीम भी सहयोग में मौजूद है। हवा के रुख के अनुसार ये टिड्डी दल कानपुर नगर जनपद में भी प्रवेश कर सकते हैं। कुशीनगर में एक घर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मामला पटहेरवा थाना इलाके के पिपरे गांव का है। घर में जब लोगों ने अजगर को देखा तो डर गए और इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। हालांकि वन विभाग के अधिकारी मौके से नहीं पहुंचे। ग्रामीणों ने खुद ही अजगर को पकड़ा और बोरी में भर दिया। उधर अमरोहा में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। मामला गजरौला के नौनेर मुरादपुर गांव का है, जहां कई दिनों से तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिल रही थी, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। और अब तेंदुए का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो स्कूल की दीवार पर चलते हुए दिखाई दे रहा था। फिलहाल वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें कर रही है, लेकिन गाँव वालों में दहशत है। मेरठ में मानसून ने दस्तक दे दी है। मेरठ में खूब बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। साथ ही लोगों ने मानसून की पहली बारिश को एंजॉय भी किया। बोल पाती है बारिश मुझे लग रहा सावन मिल गया। तो मानसूनी बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से महाराजगंज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदियों पर बने अगर हम बंधों की बात करें, मरम्मत में लापरवाही की वजह से जगह जगह रेन कट और साथ ही होल्स और बांध कमजोर नजर आ रहे हैं। महाराजगंज जिले की उत्तर पश्चिमी सीमा में बहने वाली घूंगी नदी के बांध पर कटान की वजह से कई गांवों पर खतरा भी हो सकता है, लेकिन बांध मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। लोगों में डर है कि अगर जिम्मेदार अधिकारी इसी तरह लापरवाही करेंगे तो फिर गांवों को भारी नुकसान हो सकता है। साल बरसात के समय में गांव की परेशानी इतनी हो जाती है कि लोग यहाँ पे रहने से भी डरते हैं। बगल में नदी के कटाव से जो एक घर गिर भी गया, उसी कटान के ऊपर हम भी उसी के नज़दीक हमारा घर भी है। इस 4 साल हम लोगों का डर लगा रहता है। यहाँ पर हमेशा कटान होता रहता है। अब आगे से क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। कन्नौज में बुखार से एक बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि इलाज नहीं मिलने की वजह से बच्चे की जान गई है और इसके बाद विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं। की जो तस्वीर सामने आई वो दिल को झकझोर देने वाली है। इन तस्वीरों में एक शख्स अपने मासूम बच्चे के शव को छाती से लगाकर रोता नजर आया। उसके ठीक सामने बच्चे की मां भी रोती दिखी। उनके आसपास कोई आंसू पहुंचने वाला तक नहीं था।
पिता कभी अपने बेटे के शव को सीने से लगाकर रोता दिखता तो कभी गोद में लेकर उसे निहारता नजर आता। पिता का आरोप है कि गांव में बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर उसे तुरंत बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए वो कन्नौज के जिला अस्पताल आए, लेकिन घंटों भटकने के बाद ही बच्चे को इमरजेंसी में दाखिल किया गया। आरोप लगा कि इलाज शुरू होने में इतनी देरी हुई कि बच्चे ने दम तोड़ दिया। लापरवाही से बच्चा खत्म हो गया है। बेटे की मौत के बाद पिता उसका शव लेकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर आते दिखे और फिर उनका सब्र जवाब दे गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा और बच्चे की मौत के लिए अस्पताल की लापरवाही के साथ ही योगी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने बच्चे के इलाज में लापरवाही के आरोप को सिरे से नकार दिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।